जब आपसे कोई पढ़ाई की बात करता है या आपके टीचर आपको पढ़ाई करने की सलाह देते हैं या आपका खुद पढ़ाई करने का मन करता है, किसी साइंटिस्ट की डिस्कवरी को एनालाइज करने बैठते हो, किसी फेमस पर्सनालिटी के बारे में आप पढ़ते हो, जानते हो, उसकी लाइफ की जर्नी को देखते हो, जब आप स्कूल के टॉपर को देखते हो, न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स में कॉम्पिटेटिव एग्जाम के टॉपर्स की फोटो देखते हो, आपके रिश्तेदारों में कोई लॉयल है, कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है, उनके घर जाते हो, उनकी लाइब्रेरी में बड़ी मोटी किताबों को देखते हो और सोचते हो कि यार ये कैसे पढ़ पाता है। किसी फेमस राइटर का पॉडकास्ट आप सुनते हो जहाँ वो बोलता है ये लिखने में उसको 4 साल लगे। जब आपका कोई फ्रेंड क्लास का टॉपर बन जाता है, कोई फ्रेंड आपके टीचर का फेवरेट बन जाता है, ये सारी चीजें देखकर सुनकर आपके दिमाग में क्या आता है कि ये तभी पॉसिबल है जब बहुत ज्यादा सीरियस हो, डेडिकेशन हो, हार्ड वर्क हो, कुछ बड़ा करने की इच्छा हो, लाइफ में रुला देने वाली हद पार मेहनत हो, 18 घंटे थका देने वाली पढ़ाई की जाती हो, एंजाइटी भर देने वाला कंसंट्रेशन और फोकस हो, दुख भरी जिंदगी हो, जिंदगी में कोई फन हो, कोई दोस्त हो, यही सब लगता है। सभी को यह लगता है कि हर टॉपर, हर साइंटिस्ट, हर IIT का बंदा ऐसी दुख भरी जिंदगी जीता है, रटा मारता है, और ये लगने में किसी की कोई गलती नहीं, क्योंकि बचपन से सिखाया गया है कि स्टडी इज द इक्वल टू जीरो, फन जीरो, मजा वही घिसा पिटा, बोरिंग सिलेबस रखना पड़ता है। लेकिन रियलिटी कुछ और है। रियलिटी है पढ़ाई जैसी इंटरेस्टिंग चीज कोई और हो ही नहीं सकती। पीरियोडिक टेबल को भी फन बनाया जा सकता है। किसी भी इंसान की लाइफ की स्टोरी को आप याद नहीं कर सकते, उसको आप फन तरीके से याद कर सकते हो। न्यूटन्स के लॉ को आप इंटरेस्टिंग बना सकते हो। कोई भी चीज ऐसी जो आपको डिफिकल्ट लग रही है वह जिंदगी में कहाँ काम आती है, उसे छोड़ते हुए उसको इंटरेस्टिंग बना सकते हो। थर्मोडायनेमिक्स को इजिली रेगुलर लाइफ से छोड़कर उसको भी आप इंटरेस्टिंग बना सकते हो। हर एक चीज को हमें ये नहीं बताया गया कि पढ़ाई को क्रिएटिव तरीके से भी किया जा सकता। कभी नोटिस किया आपने, जो चीज स्कूल के टाइम में बहुत बोरिंग लग रही थी, लेकिन सेम चीज हम यूट्यूब को इंटरेस्टिंग बनाकर पढ़ते हैं, क्योंकि उस यूट्यूबर ने मेहनत करी उसको इंटरेस्टिंग बनाने में। 100 में से कोई एक आध इंसान समझ लेता है और वो टॉपर बन जाता है, पर बाकी के लोग एवरेज रह जाते हैं, जिसको पता नहीं जा रहा है कि कुछ भी ऐसा कैसा पढ़ा जाए कि जिंदगी भर वह आपके दिमाग में छप जाए। और वही आज हम इस वीडियो में जानेंगे। 1-2 चीजें अगर आपको ऐसी मिलती है जो आपको ऑलरेडी पता है तो रोकना मत वीडियो को। 10 में से कोई एक चीज जान ली, आपके दिमाग में बैठ गई, हो सकता है आपकी जिंदगी बदल दे। कोई एक टेक्निक आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। सबसे पहली टेक्निक है फेनमैन। फिजिक्स वाले स्टूडेंट्स को पता होगा, रिचर्ड फेनमैन ने क्वांटम मैकेनिक्स और टेक्नोलॉजी जैसे डिफिकल्ट साइंटिफिक कॉन्सेप्ट का पता लगा। इसी के साथ में फेनमैन ने फास्ट लर्निंग का कॉन्सेप्ट बताया था, जिसको फेनमैन टेक्निक कहते हैं, जो कि है टेक ए कॉन्सेप्ट, सिंपलीफाई इट ए मच इज पॉसिबल दैट इट कैन बी अंडरस्टूड बाय ए स्मॉल चाइल्ड। किसी भी कॉन्सेप्ट को इतना सिंपल कर दो, इतना सिंपल कर दो, 8 साल के बच्चे को भी अगर पढ़ाया जाए तो वो भी इजिली एक बार में ही समझ जाए कॉन्सेप्ट, चाहे वो 10वीं का हो, चाहे वो 12वीं का हो या कॉलेज का हो। फायदा नंबर 1, अब आप क्रिएटिव हो जाते हो, क्योंकि डिफिकल्ट चीज को इजी करने में क्रिएटिव लगती है। दूसरा, फन आने लगता है, बिकॉज सब कुछ आपके दिमाग में जा रहा होता है, आपको मजा आ रहा होता है। तीसरा, डीप लर्निंग आपकी शुरू हो जाती है। ऊपर से आप चीजों को नहीं जानते, अंदर से गहराई से जानते हो। फिर आता है लोकल टेक्निक। देखो, इंसान को स्टोरी कहानी बहुत आसानी से याद होती है, कहानी हम कभी भी भूलते नहीं है, इसलिए कोई भी डिफिकल्ट सीक्वेंस अगर आपको याद करना हो, जैसे पीरियोडिक टेबल हो गया, प्लेनेटरी ऑर्डर हो गया, किसी भी चीज के डेवलपमेंट के स्टेजेस, स्टेप रेसिपी अगर आपको याद करनी हो, सीक्वेंस अगर आप भूल जाते हो याद करने के बाद में, तो आप स्टोरी क्रिएटिव कर सकते हो। जैसे छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, पीरियोडिक टेबल है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, तो आप कहानी इस तरीके से बना सकते हो। जैसे मैंने हॉल में एंट्री करी तो बर्थडे का माहौल बना हुआ था, लोग बलून्स फुलाए जा रहे थे, जिसमें हाइड्रोजन एंड हीलियम गैस थी। मेरे हाथ में गिफ्ट था जो कि रिमोट कंट्रोल कार, जिसमें लिथियम बैटरीज होती है। टेबल पर केक पड़ा था जिसमें बेरिलियम, और इस तरह से आप आगे और कहानी बना सकते हो, स्टोरी क्रिएट कर सकते हो। स्टोरी क्रिएट करने से आपको एक तो मजा भी आने लगता है, दूसरा आपको हमेशा के लिए याद भी रहता है। अगला है एंड कैटेगरी इंजिंग। एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहला स्पेसिंग। 2 ग्रुप्स को स्पेसिंग वोकैबुलरी के कुछ वर्ड्स याद करने को कहा गया। पहले ग्रुप को एक साथ में ही 8 घंटे दिए गए कि 8 घंटे मिले आपको ये वर्ड्स याद करने हैं। दूसरे ग्रुप को भी 8 घंटे दिए गए, लेकिन एक साथ में ना दे करके 4 घंटे दिए गए। फिर 1 महीने का ब्रेक आया, 1 महीने के बाद में 4 घंटे दिए गए उन्हीं वर्ड्स को याद करने के लिए। दोनों ही ग्रुप को 8 घंटे दिए गए थे, पर डिफरेंस था स्पेसिंग। कुछ महीने बाद दोनों ग्रुप्स को बुलाया गया, उनका टेस्ट लिया गया और सरप्राइजिंग रिजल्ट सामने आया। क्या आया कि उनको 8 घंटे एक साथ में दिए गए थे याद करने के लिए, उनको 20% चीजें याद है। और दूसरे ग्रुप को, जिनको पहले 4 घंटे दिए गए थे, 1 महीने का ब्रेक, फिर 4 घंटे दिए थे, उनको 80% न्यू वर्ड्स याद थे। कहाँ 20% और कहाँ 80%। इसी स्टडी के साइंटिस्ट वो ज्यादा देर तक याद रहता है, सेकंड में और ज्यादा, थर्ड में और ज्यादा, फोर्थ में और रिपीटेशन में वो उनको 4 वीक्स तक याद रहा है। लगातार दिमाग में इंफॉर्मेशन डालने से मेमोरी जो है, याददाश्त जो है, वो ठीक वर्क नहीं करती है। भले आप कितना ही वक्त दे रहे हो, कोई मैटर नहीं करता। बेहतर है कि भले आप कम टाइम पढ़ो, लेकिन 1 हफ्ते का या 1 दिन का गैप लेकर उसी को फिर से पढ़ो। उसको कहते हैं गैप इफेक्ट। इस गैप की वजह से पहली बार आपने जो पढ़ा वो फ्रेश इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में अंदर गई, वो डाइजेस्ट हो जाती है। फिर दूसरी बार जब आप पढ़ते हो तो वो रिकॉल होती है, रिविजन होता है, जिसकी वजह से आपके दिमाग में अंदर वो परमानेंट स्टोर हो जाता है। वरना एक साथ में इंफॉर्मेशन को घटने से ब्रेन वोमिटिंग हो जाती है। ये तो गया गैप इफेक्ट पर।
इसमें रिपीटेशन का जादू देखो। किसी भी चीज को रिपीट करने से वो इतना खतरनाक तरीके से दिमाग में छप जाता है, अगर किसी इंसान की याददाश्त भी चली जाए तो वो भूलता नहीं है। एक बार एक डॉक्टर एक पेशेंट को ट्रीट कर रहा था, उसकी पूरी मेमोरी लॉस्ट हो चुकी थी। वो अपनी फैमिली प्रोफेशन में सब कुछ भूल चुका था। डॉक्टर क्या करता है, पेशेंट को टूथब्रश पर पेस्ट लगा कर देता है और पेशेंट आराम से ब्रश करने लग जाता है। अगर वो सब कुछ भूल गया था तो उसको ये याद क्यों रहा, क्योंकि वो रोज उसकी प्रैक्टिस कर रहा, रिपीट कर रहा था। STTI का T है टेस्टिंग। एक D में कुछ स्टूडेंट्स को एग्जाम से पहले 3 बार उनको बोला गया कि आप 3 बार रिवीजन करो। उसके बाद में जब उनका टेस्ट लिया गया तो स्टूडेंट्स का एवरेज स्कोर C+ आया। फिर दूसरी बार ये करा गया कि सेम स्टूडेंट्स को 3 बार रिवीजन की जगह 3 मार्क्स टेस्ट दिलवाए, जिससे उनका एवरेज स्कोर बढ़कर A+ हो गया। क्यों हो गया सुनना। रिवीजन से हम इंफॉर्मेशन को माइंड में स्टोर करा हुआ काम नहीं आता है, बल्कि उस स्टोर करे हुए को राइट टाइम पर याद करके पेपर में उतारना काम आता है। इसलिए टेस्टिंग से याद करी हुई इंफॉर्मेशन को पेपर पर उतारने की प्रैक्टिस होती है और वो एग्जाम में काम आती है। SDIC का वर्ड I है इंटरलिविंग। आपको अगर स्पेसिंग लैंग्वेज सीखनी है तो कैसे सीखोगे। वहाँ से लोग क्या करेंगे कि डिक्शनरी से वर्ड्स निकालेंगे, स्पेसिंग के उसका मतलब पता करेंगे, उसको याद रखने की कोशिश करेंगे और जरूरत पड़ी तो वो वर्ड्स कभी याद आएगा ही नहीं। सोल्यूशन है कि आप एक वर्ड्स याद करने की बजाय ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स याद करो, एक लाइन बना करके। फॉर एग्जाम्पल गुड मॉर्निंग 2 वर्ड्स का एक ग्रुप है, गुड और मॉर्निंग, और दोनों का मतलब भी पता लग रहा है। गुड नाइट, गुड इवनिंग, कैन आई हेल्प यू, थैंक यू सो मच, हाउ आर यू, व्हाट आर यू डूइंग। तब लाइन को स्पेनिश में कैसे बोलते हैं वो याद रखने की कोशिश करो, जो कि आसान भी होगा और वर्ड्स तो याद होंगे ही। HTTI का लास्ट C है कैटेगरी इंजिंग। अगर मैं आपको 15 रैंडम वर्ड्स याद करने के लिए बोलूं, बैटरीज, पेन, पेपर, रबड़, पेंसिल, कार, हाइलाइटर, तो बहुत कम चांसेस है कि आपको सारे के सारे वर्ड्स याद हो जाए। आपको 7-8 याद रह जाएंगे। वहीं अगर आप इन सबको कैटेगरीज कर लेते हैं, यानी कि स्टेशनरी की जगह आपने रबड़, पेंसिल, पेन रख दी और टॉयज की जगह आपने कार, बैटरीज रख दी, ऐसे कैटेगरी में डिवाइड करने से आपको वर्ड्स ज्यादा याद रहता है, क्योंकि हमारा दिमाग पैटर्न में काम करता है। जो हमें ऑलरेडी पता है उस चीजों से एक नई चीज रिलेट करे तो वो हमें ज्यादा देर तक याद रहता है, बजाय रैंडम वर्ड्स याद करने की। अब अगला पॉइंट है ब्लोटिंग मेथड, जिसको थोड़ा सा मैंने कस्टमाइज करा है। कोई भी कॉम्प्लीटेड पेज लो और उसको बिना देखे वहाँ पर लिख दो, फिर उसके बाद में चेक करो क्या मिस हो गया है, क्या याद आपको नहीं आया है। जो पार्ट आपको याद नहीं आया, सिर्फ उस पार्ट को आप 2-3 बार फिर से पढ़ो, उसको रेड पेन से अलग से लिख दो ताकि पता लगे कि क्या आपको याद नहीं आया। अब रेड पेन वाला भी याद हो चुका है तो फिर से आप ब्लैक पेज लो और पूरा बिना देखे उतारो। चांसेस आर वेरी है कि इस बारी आप पूरा उतार दोगे बिना देखे। अगला पॉइंट है OCS मेथड। OCS आपने टाइम का बहुत ही बड़ा बारियर था, जो एक जंग लड़का शिप के थ्रू अपने घर वापस जा रहा था। उस रास्ते के बीच में एक आइलैंड था। OCS को पता था कि उस आइलैंड से अजीब अजीब सी आवाजें आती है। हेवन की परियों की ओर जो उन आवाजों को सुनता था उस तरफ वह खींचे चला जाता था, और असलियत में वो आवाज ट्रैप होती है। पास जाओगे तो मर जाओगे। इसलिए OCS ने क्या करा कि अपने सारे सेलर्स को कहा कि आप अपने कान बंद कर लो, लेकिन OCS को आवाज सुननी थी, इसीलिए उसने कान बंद नहीं करे, लेकिन अपने आप को रस्सी से बंधवा दिया, जिसकी वजह से OCS ने आवाजें भी सुन ली और आराम से घर भी पहुंच गया। OCS के लिए परियों की आवाज, हैवान की आवाज डिस्ट्रैक्शन थी जो घर जाने के लिए रोक रही थी। उसी तरीके से एक स्टूडेंट्स के लिए फोन की नोटिफिकेशन डिस्ट्रैक्शन होती है। 2012 में एक रिसर्च की गई जिसमें साइकोलॉजी हॉफमैन एंड बॉय मिस्टर ने 205 लोगों पर स्टडी की, जिसमें पता चला कि हम अपने आप को सोशल साइट्स और मेल्स को चेक करने से सिर्फ और सिर्फ 50% ही रोक पाते हैं। मतलब कि 100 में से 50 नोटिफिकेशन तो आप देखोगे ही। स्टडी टेबल के जो भी आसपास गैजेट्स वगैरह रहते हैं, वो जो डिस्ट्रैक्शन है, मोबाइल वगैरह दूर रख दो। अगर आप मोबाइल में ही पढ़ाई करते हो तो सारे नोटिफिकेशन ऑफ कर दो, DND मोड लगा दो। बिल गेट्स बोलते हैं कि वो 1974 में जब बेसिक का फर्स्ट वर्जन लिख रहे थे तब एंडविक्स के लिए वो एक टेस्ट पर बैठे रहते थे, पर वहीं पर सोते थे और हर डिस्टर्ब करने वाली चीजों को उन्होंने खुद से दूर कर लिया था। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट जरूर करना। मैं शितांशु आपके सपनों को सपोर्ट करता हूँ।